अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आप ज़हनी तौर पर कितने मजबूत हैं, कितने खुश हैं, कितने सुकून के अंदर हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो समझ लें सब कुछ डिस्टर्ब है। तो ये बुनियाद है किसी भी शख्स के लिए, उसकी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए और एक फ़ैमिली के लिए। अगर किसी भी फैमिली में कोई एक शख्स भी जो है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है तो उसका मतलब वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब है और फिर जो है उस फैमिली का मुस्तकबिल भी ख़तरे में पड़ जाता है। हमें अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव रखना है कि कोई भी हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो, कोई भी मुश्किल में ना आए। लेकिन उसके बावजूद मुश्किल आ जाती है। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसे हादसात और ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जिसकी वजह से इंसान मुश्किल में आ जाता है और लाइफ जो है वो बड़ी सवालिया निशान बन जाती है। और फिर पाकिस्तान में तो एक सिस्टम ऐसा है कि हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं जब तक बिल्कुल ही कोई मर्ज़ बहुत ही ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो फिर मेंटल हेल्थ तो फिर हम इसे कोई बीमारी नहीं समझते, ना किसी थेरेपिस्ट के पास जाना है, ना किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। तो फिर कैसे चीज़ें ठीक होंगी, ये आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद है, तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सरवत नसीम शाह साहिबा। आप इंटीग्रेटिव थेरेपिस्ट हैं, फाउंडर हैं, खुद ही की मेंटल इमोशनल वेलनेस पे आप काम कर रही हैं। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुनैद जावेद साहब, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, MDT सुसाइड प्रिवेंशन, NLP हाइप्नोसिस प्रैक्टिशनर। बड़े मुश्किल नाम है लेकिन आपको वेलकम कहते हैं जनाब। अच्छा, ये क्या है जी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, क्या ज़रूरत है बनाने की जनाब, ये बताइए पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं रिजवान भाई आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक प्रोग्राम रखा और लोगों की अवेयरनेस के लिए कोशिश की। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपको जैसे बताया कि जो भी ऐसा मामला होता है इस दुनिया में जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है अवेयरनेस की, उसके लिए एक स्पेसिफिक डे को मुकर्रर किया जाता है ताकि उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, उसके बारे में लोगों को बताया जा सके और उनको ये एहसास दिलाया जा सके कि आप जब उसको अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी इसी का एक हिस्सा है और जैसे कि आज हम उसको कमेमोरेट कर रहे हैं और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक फैमिली की लाइफ में, और इसको अपनाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जुनैद, बेसिकली हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारे मसाइल हम देखते हैं कि लोग जो हैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। ज़्यादातर केसेस जो है वो क्या हैं, ज़्यादातर केसेस क्या आते हैं सामने, किस तरह के जहनी तौर पे तनाव का शिकार लोग नज़र आते हैं? देखिए रिजवान भाई, यहाँ पे एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम जब मेंटल हेल्थ वेलबींग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इस बात को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का ज़हनी मसला है जिसका लोग शिकार हुए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास डेटा का एक्सेस बहुत तेज़ी से और हर किसी के पास बहुत ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोग समझे बगैर अपनी मर्ज़ी से भी प्रोनाउंस करने लग गए हैं। हमें आमतौर पर ये देखने में आता है अगर किसी के साथ कोई भी ज़हनी मसला है तो हम उसको कह देते हैं कि ये डिप्रेशन है, लेकिन अगर हम समझें इस बात को तो हमारे पास जो डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल है उसके अंदर 297 लिस्टेड डिसऑर्डर्स हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई किसी ज़हनी आर्ज़े का शिकार है तो वो किस तरह का ज़हनी आर्ज़ा है। तो ऐसे ही हम सिर्फ नहीं कह सकते कि कोई भी अगर ज़हनी मसला है तो वो या तो डिप्रेशन होगा या एंजाइटी होगा, उसको आइडेंटिफाई करवाएं और आइडेंटिफाई करवा कर ही हम इसको बता सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब क्या प्रॉब्लम होती क्या है, इस पर हम बात करते हैं ना। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, पहले हम बात करते हैं यंग एज के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बचपन के अंदर ऐसी होती हैं जिस ट्रॉमा में हम आते हैं वो फिर ज़िंदगी भर हमारे साथ चलती हैं। और बचपन में अगर कोई किसी ज़्यादती का शिकार हुआ है, कोई बॉय कोई गर्ल, अपने घर में, ख़ानदान में, अपने स्कूल में, तो वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। आप समझती हैं ऐसा ही है? बिल्कुल जी। देखिए मेरी जो 10 इयर्स की प्रैक्टिस है उसमें मैंने जो देखा कि 95% ऑफ द ट्रॉमा इज़ रूटेड इन चाइल्डहुड। आपके बचपन का ट्रॉमा होता है जो कि आगे जाके प्रोनाउंस होता है, आपकी लाइफ को डिसफंक्शनल बनाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और फिर उसके बाद आप अगर हेल्प लेते हैं तो फिर वो रिजॉल्व होता है।
तो ये बिल्कुल एक आप जैसे बता रहे हैं किसी ज़्यादती का शिकार भी बच्चा हुआ हो सकता है, कोई इनअप्रोप्रिएट टच उसके साथ ऐसी हुई जो कि उसको बता नहीं सका, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया और वो एक ट्रॉमा बन के उसके अंदर सेव हो गई। अब वो मेमोरी जब भी उसको ऐसे सिचुएशन में वो आता है कि जिस वक्त वो ट्रिगर होती है तो उसको उससे डील करना नहीं आता और वो कोई ऐसा डिसफंक्शनल बिहेवियर या तो उसके एंगर में निकलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसा गुस्सा करते हैं कि जिसका रीज़न नहीं समझ आता, कि छोटी सी बात पे वो इतने बिपर गए कि लोगों को समझ नहीं आया कि वो क्या करें, क्योंकि उनका कोई ट्रॉमा ट्रिगर हो चुका होता है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा टेक केयर करने की बच्चों की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, पेरेंट्स जो हैं और पूरी फैमिली जो है वो बच्चों का ख्याल करे, उनके साथ जो है रवैया, तो कैसा रवैया होना चाहिए बताएं। देखिए जो बच्चों की हम बात करें ना, उसमें जो आइडेंटिफाइड एज ब्रैकेट है ना, वो 7 साल से 14 साल की उम्र का एज ब्रैकेट है। ये डेवलपमेंटल टाइम है, इसी के अंदर लाइफ के बड़े बड़े काम हो रहे होते हैं। बच्चा स्कूल जाना सीख जाता है, बच्चा फैमिली के साथ मिलना जुलना सीखता है, लोगों के साथ निकलना सीख रहा होता है। तो ज़्यादातर जो ट्रॉमाज ट्रिगर हो रहे होते हैं ना, वो इसी टाइम के ऊपर हो रहे होते हैं। लेकिन होता ये है कि 7 साल की से 14 साल की उम्र के दरमियान बच्चा डेवलपमेंटल फेज के अंदर तो होता है, लेकिन वो उसको डील करना नहीं सीख रहा होता और वो उसको रिपोर्ट करना भी नहीं सीख रहा होता। तो ये निकल कर आता है जब बच्चे की उम्र बड़ी होकर 20 से 40 साल के दरमियान पहुंच चुकी होती है। तो हम उस उम्र में पहुंच के देखते हैं कि किसी के साथ कोई एंगर इश्यूज आ गए हैं, किसी के साथ कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो हमें लगता है कि ये इसी एज के अंदर हुए हैं, लेकिन वो इस एज में नहीं हुए होते, वो 7 साल से 14 साल की उम्र के दरमियान हुए। अच्छा, तो क्या मतलब बेसिकली पहले तो पेरेंट्स की बात करते हैं, वो किस तरह नजर रखें अपने बच्चों को? तो देखिए, नजर रखना सिर्फ जरूरी नहीं है। अच्छा। आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं ना, तो हम ये कहते हैं कि बच्चे की 0 से लेकर 4 साल तक की जो उम्र है, उसके अंदर आपने सिर्फ एक काम करना है, जो कि हम बेशतर औकात गलत कर रहे होते हैं। वो काम है, उर्दू में एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, लाड उठाना। तो 0 to 4 का जो काम है आपका, सिर्फ और सिर्फ वो यही है कि आपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लाड के अंदर रखना है। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एज ब्रैकेट है और हमें लगता है कि ये वाला तो एज ब्रैकेट बच्चे का खुद ही गुजर जाता है। बच्चा खेलता कूदता घर के अंदर खुद ही से गुजार लेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है। फिर टाइम आता है बच्चे का 3 to 7 वाला। 3 to 7 वाली वो एज है जिसमें बच्चा आहिस्ता आहिस्ता शऊर के अंदर दाखिल हो रहा होता है, उसको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है। तो उसमें आप बच्चे को लाड उठाने के साथ साथ बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की अवेयरनेस भी देना शुरू कर देते हैं कि कौन लोग किसके साथ कैसा कैसा रिश्ता बनाकर रह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 7 से 14 साल की उम्र के दरमियान का टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जैसे आपसे मैंने कहा। उसमें टाइम है आपका नज़र रखने वाला, जिसमें आपने कहा कि कैसे नज़र रखी जा सकती है। उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी डायरेक्शन के अंदर हो रही है, नहीं हो रही, और उसके अंदर घर में उसको कैसा एनवायरनमेंट दिया जाए। अच्छा, आजकल जो हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में, हाई लेवल स्कूल्स के अंदर, जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, उसमें अब ड्रग्स का इस्तेमाल आ रहा है, उसमें बहुत से इश्यूज आ रहे हैं जिसको शायद हम खुल के बात करते भी नहीं हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप बताएं। बिल्कुल जी। पहले मैं ये जो आपने छोटे बचपन की बात की और पेरेंट के रोल की बात की, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगी। अच्छा, ये आप मुझे बताएं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करते हैं, और जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हम इस बारे में बात भी नहीं करते। सबसे बड़ा मसला तो यहीं से शुरू होता है कि हम इनको टैबू समझते हैं और इसके बारे में हम बात करने से भी डर रहे होते हैं। ड्रग्स के बारे में आपने बात की, तो एक आम सी बात है कि माशरे के अंदर जो इसको डील करने वाले लोग हैं, शायद वो ना ढूंढ सकें। बच्चा स्कूल का जो है वो ड्रग्स को ढूंढ भी लेगा, उसको खरीद भी लेगा, उसका सारा काम हो रहा होगा, कंज्यूम भी कर रहा होगा। तो सबसे तो बात होनी चाहिए इनके बारे में। जो चीज़ें बुली, फॉर एग्जांपल बुली करने के बारे में बात हो रही है, या फिर अभी आपने शुरू में कहा कि ज्यादती हुई किसी के साथ इस अर्ली एज के अंदर। अब बुली में जो दो हैं, यानी एक्टिव और पैसिव जो दोनों लोग हैं, इसका मतलब दोनों ही प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। और हो सकता है कि दोनों ही पहले, अगर जो बुली करने वाला है, हो सकता है वो पहले खुद भी बुली रह चुका हो, तो उसको लगे कि पावर शो करने का वही तरीका ये हो सकता है, या फिर वो उसके साथ जो ट्रॉमा गुजरा हुआ है, उस ट्रॉमा को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो ज़्यादा पावर में आए और वो उससे ज़्यादा बुली करके किसी को दिखा दे। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और उससे पहले उसके बारे में बात होना शुरू हो जाए, हम लोग खुल के इस बारे में बात करें ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, और जो लोग इसको मैनेज कर सकते हैं वो मैनेज करने की। उसमें जो फिर रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है स्कूल का। स्कूल से भी पहले, स्कूल का भी यकीनन आता है, लेकिन देखिए स्कूल से भी पहले जो रोल आ रहा है ना, वो आ रहा है घर से, क्योंकि जो मैंने बात की 0 to 4 की, उसने बच्चा एक बड़ा हिस्सा जो है वो घर के अंदर। अच्छा, अब रुक जाएंगे दोबारा 0 to 4 में मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो आजकल हम 2 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में बच्चों को एडमिशन करा देते हैं स्कूल के अंदर, तो क्या अब हम देखते हैं कनाडा में 6 साल आपको पूरे करें तो ही एडमिशन होगा। जी बिल्कुल। और इवन आपका अगर सेमेस्टर जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उसमें अमूमन ऐसा होता है 7 साल में आगे एडमिशन होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम 2 साल 2.5 साल में बच्चे को बैग पहना के जो है स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो बिल्कुल जी। व्हाट्स द राइट एज? देखिए, इसकी जो रूट्स है ना, वो कमर्शियलिज्म में है कि आप जब एक स्कूल 5 साल 6 साल की उम्र में बच्चे को लेता था, तो उसकी इनकम उस वक्त से शुरू होती थी जब पेरेंट्स ने कहा भाई मुझे तो जाना है ऑफिस, तो मुझे बच्चे को रखना है कहीं, तो उसने डे केयर की तरह वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर दी, आपने वो चीज़ ले ली। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ना, ये बताती है कि जो शुरू की एज में बच्चे की एक ही नीड है,
वो है सेफ्टी। अगर वो सेफ फील करेगा ना उस टाइम पे तो उसकी ज़िंदगी सॉर्टेड है। अगर वो अनसेफ फील करेगा तो उसके जो अटैचमेंट पैटर्न्स हैं वो गलत बन जाएंगे और फिर वो हमेशा एंक्शियस रहेगा जब तक उसको कोई थेरेपी या कोई इंटरवेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा 2 महीने का बच्चा अगर आपको मिलता है जो कि मुंह में अंगूठा डाले हुए है तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे इतना क्यूट बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है। लेकिन अगर वही बच्चा 12 साल की उम्र में आपको मुंह में अंगूठा डाले हुए मिलेगा तो आप हैरत से उससे पूछेंगे, उसके पेरेंट्स से पूछेंगे, उनको मशवरे देंगे कि भाई ये इसकी आदत छुड़वाएं। तो होता क्या है कि बच्चे का ये सकिंग इंस्टिंक्ट जो है ये एंग्जाइटी से बचने के लिए है। दिस इज़ अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। देखिए जो 2 साल का बच्चा होता है क्या होता है, लोग उसको गोद में ले रहे हैं, अननेसेसरी आके छू रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो वो उनको नहीं बता सकता कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है आपके अननेसेसरी स्ट्रेंजर के मेरे करीब आने से। तो वो क्या करता है, अपने मुँह में अंगूठा ले लेता है और वो अपने आप को सूद कर लेता है, वो सेफ फील करता है उससे और वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। अब जब बच्चा बड़ा हो गया, 2 महीने से 2 साल पे आया और फिर 12 साल की उम्र में आया, अब उसको बोलना आ गया, चलना आ गया, वो अपने आप को मूव कर सकता है पीछे, वो बात करके बता सकता है कि वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। तो अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म इम्प्रूव नहीं हो रहा तो यानी कि वो स्टक हो गया अपने उस 2 महीने के डिफेंस मैकेनिज्म के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप 12 साल के बच्चे को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि वो कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन क्या हुआ कि उसकी वो जो एंग्जाइटी थी वो कभी डील ही नहीं हुई, प्रोनाउंस ही नहीं हुई, वो कभी उसके बारे में कुछ कह ही नहीं पाया। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटा जब बॉर्न हुआ था, प्री मेच्योर बॉर्न हुआ था 30 वीक्स में, तो वो काफ़ी दिन इंक्यूबेटर में रहा। फिर 2 मंथ्स तक हमने उसको भी एक नेट के अंदर रखा और बहुत कम इंटरेक्शन, सिर्फ मैं उसको क्लीन करना, नहलाना, खिलाना बस उस वक्त निकालती थी। और इवन उसका जो फीडिंग थी वो भी ट्यूब के थ्रू एक इंजेक्शन में दूध डाल के उस तरह से होती थी। तो जाहिर है उसका जो बचपन, जो 2 महीने गुजरे ना, वो उसके लिए ट्रॉमेटिक थे। और ये सब मैनिफेस्ट हुआ जब वो 8, 9, 10 साल का हुआ। जैसे मैं अब ये कहती हूँ कि 8 इज़ द न्यू टीन, ये मेरी फिलॉसफी है। और मैं कहती हूँ कि 10 साल वेट ना करें कि आपको पता चले कि क्या डैमेज हो गया है। तो उसकी 8, 9 की एज में उसका मेरे साथ बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। तो मैंने कुछ दिन नोटिस किया इस चीज़ को, फिर मैंने उसको बताना शुरू किया कि देखो तुम ऐसे बात करते हो, आई गेट रियली हर्ट। लेकिन उसका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। वो मुझे कहता था मैंने क्या कहा, तो उसकी मेमोरी से वो वाइप ऑफ हो जाता था जो वो उस वक्त आके एग्रेशन दिखाता था। तो मैंने उससे बैठ के फिर बात की, फिर मैंने उसको उसकी चाइल्डहुड स्टोरी बताई। क्योंकि बच्चे को क्या फीलिंग थी, उसको हो रही थी अबैंडनमेंट एंग्जाइटी, कि अगर एक बच्चा एक कॉट के अंदर पड़ा हुआ है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, उसको कोई गोद में नहीं ले रहा, उस वक्त तो उसकी सेफ्टी की नीड है ना कि आप मुझे कडल करें, मुझे अपने साथ रखें, और जो एक वो हार्ट बीट वाला ताल्लुक होता है वो उसके साथ हो। तो वो जब बच्चा मिस करता है ना तो उसके अंदर ट्रॉमा सेव हो जाता है। तो जब मैंने उसको 1 साल तक मैं उसके साथ ये करती रही, उसको बताती रही कि देखो जब तुम पैदा हुए थे तुम प्री मेच्योर थे। अच्छा, अब आपने एक बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज़ किया कि बच्चा जो है उसके जो भी वो यानी वो खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा जी। अच्छा, अब बच्चे की बात नहीं, किसी भी एज ग्रुप के अंदर ये जो सबसे बड़ा मसला ये कंट्रोल का ही है। और इस हद तक आप फिर चले जाते हैं कि सुसाइड तक मामला चला जाता है। और हमने देखा कि कितनी खुदकुशियाँ जो हैं हो रही हैं, यानी यहाँ तक आप चले जाते हैं। फिर एक होता है कि अपने आप को इस जगह पे पहुँचा देना कि अपने आप को ख़त्म कर लो। कुछ लोग इसमें ऐसे जुनूनी बन जाते हैं कि वो दूसरों को भी ख़त्म करने लग जाते हैं। और ऐसे भी वाक़यात आए हैं मेंटल हेल्थ की पोजीशन पे कि वो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे माशरे के लिए जो है वो शख्स जो है, वो भी कोई भी शख्स जो है वो मुश्किल बन जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कैसे मैनेज हो सकती हैं, बेहतर एक खूबसूरत माशरा कैसे बना सकते हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं और ब्रेक के बाद एक और गेस्ट में ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान के हाजिर खिदमत है, मेंटल हेल्थ पर बात हो रही है और हमें अब ज्वाइन किया है एक और गेस्ट ने, हिबा खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं और फाउंडर हैं सोच मैटर्स, आपको वेलकम कहते हैं। तो हमने आज जो प्रोग्राम का आगाज़ किया वो बात की बच्चे के हवाले से कि सबसे पहले टेक केयर बच्चे की करनी है, यानी उसकी टीन एज तक ख़ास तौर पे 20 तक जो है। आप क्या देखती हैं कि जो ख़ास तौर पे यंग एज है, बच्चे की एज है, टीन एज है, इसमें ज़्यादा क्या मसाइल सामने आते हैं? सो बेसिकली जो बच्चों में आमतौर पे मसाइल होते हैं वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बच्चा तो बच्चा है,
सही है, वो अपने बड़ों से सीख रहा है। तो जो उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिस्लेक्सिया है, हाइपर एक्टिवनेस है, ADHD है, ये सारी वो कंडीशंस हैं जो अर्ली एज में ही आइडेंटिफाई की जाती हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई कि बच्चे में क्या मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जो उसके एट्रीब्यूट्स भी बनेंगे उसकी पर्सनैलिटी के। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों में देख रहे होते हैं। बिकॉज स्क्रीन टाइम की बात हो रही थी, तो इट इज़ वन ऑफ द रिसर्च कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करने से ना बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिवली या ऑटिज़म का भी शिकार हो जाते हैं। स्क्रीन टाइम में बच्चों के लिए एक तो टेलीविजन आ रहा है, अब फिर टैबलेट पे भी बच्चे देख रहे हैं, मोबाइल पे भी देख रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा बच्चे बिजी रह रहे हैं। अच्छा, माएँ भी बोलती हैं कि यार बच्चा तंग करेगा, मुझे खाना पकाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चे को टीवी लगा दिया, तो ये वजह है। ये एक वजह है कि क्योंकि वो जो उनको नेचुरल टच चाहिए ना एक पेरेंट का, वो नहीं मिल रहा है। वो उनको सारी चीज़ें वो कार्टून से बोलना सीख रहे हैं। और जैसे मैंने एक पेरेंट्स को देखा, वो बहुत प्राउडली एक महफिल में बैठ के बता रहे थे कि हमारा बच्चा तो छोटा भीम की ज़बान बोलता है। तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो आपकी अपनी क्यों ज़बान नहीं बोल रहा है? वाई ही और शी इज़ नॉट लर्निंग जो घर में सिखाया जा रहा है, जो घर की एथिक्स और वैल्यू हैं। और समटाइम्स ये भी केस देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन के साथ एक्सपोज होने से वो ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट एबल टू टॉक और फेस एनीवन इन फिजिकली या एट फेस टाइम। ये मसाइल नजर आते हैं। आप बताइए स्क्रीन टाइम का जो मसला है। देखिए, स्क्रीन टाइम बहुत बहुत सेंसिटिव मसला है। और आपने अभी बात की एक तो टेलीविजन की स्क्रीन की, फिर अभी मोबाइल, टैबलेट, और अब जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे आते जा रहे हैं। हम कुछ टाइम पहले बड़े फख्र से करंट बता रहे हो, ये टैबलेट जो है ना पूरा अब तो सब चला लेता है। देखो 2 साल की उम्र में फिर वो जो है वो स्मार्ट टेलीविजन भी स्क्रीन, स्मार्ट LEDs होती हैं, तो उसको भी देखिए सारे जो है ये लगा लेता है। ये वाला मैं नाम नहीं ले रहा, ये चीजें जो है वो ऑन कर लेता है, और उनको लग रहा होता है कि ये डेवलपमेंट का कोई बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, हालांकि अगर देखा जाए तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। हम कुछ टाइम पहले तक कहते थे कि अटेंशन स्पैन जो है हम लोगों का वो समवेयर 6-7 सेकंड्स है, लेकिन अब वो श्रिंक होकर 3-4 सेकंड तक रह गया है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हम लोग कोई रिसाला, कोई अखबार, कोई कागज़ या किताब पढ़ के बड़े हुए हैं। हम लोगों को जो डेटा का एक्सेस था वो वहीं से था। तो किताब या अखबार पढ़ते हुए ये होता है कि जब मैंने एक पेज खोला हुआ है, तो जब पेज यहाँ से यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, मुझे अटेंशन यहीं पे रखनी है। लेकिन जब मैं स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ तो मेरा तो अटेंशन बस स्वैप करने जितनी है। तो अगर मैंने एक चीज़ खोली है तो बस वो 2-3 सेकंड तक मैं देखूंगा, उसके बाद उसको मैं स्वैप कर दूंगा। तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, किताब में ये ना विजुअलाइजेशन पावर होती है। विजुअलाइजेशन पावर भी आप जो पढ़ रहे होते हैं ना, उसको कहीं आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं, जबकि स्क्रीन पे क्योंकि खुद विजुअल सामने आ जाता है, तो आपकी को सोचने समझने की सलाहियत भी आगे नहीं। बिल्कुल। देखिए, इनफैक्ट अब देखिए ना, अगर हम ये पोएम्स वगैरह की बात करें तो पहले बच्चा ये होता था कि क्लासरूम के अंदर से पोएम्स को सीखता था, और उसके ऊपर जिस चीज़ का भी नाम आ रहा है, किसी बस का, किसी ट्री का, तो वो खुद से उसको इमेजिन कर रहा है कि वो बस या ट्री किस तरह का हो सकता है। लेकिन अगर हम इतना ज़्यादा डेटा सिर्फ और सिर्फ विजुअली ही उसको दिखा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे की जो इमेजिनेशन है वो बहुत लिमिटेड हो गई है। उसको लगता है कि वही वाला ट्री या वही वाली बस या वही वाली कोई भी टॉय है जो कि उसको वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है, तो वो खुद सोचने की सलाहियत को बहुत महदूद कर रहा है इस तरह से। ये भी मसला आ रहा है। और साथ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हम ये इतनी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो स्क्रॉल करने से बच्चे की जो इमेजिनेशन है, एक तो वो खराब हो रही है, और दूसरा डेटा का बहुत ज़्यादा एक्सेस है। वो डेटा कंज्यूम भी नहीं कर पा रहा। कि कितनी देर फिर क्योंकि स्क्रीन टाइम तो देना है, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि हम ये कहें पेरेंट्स से कि बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देना है, नहीं टेलीविजन दिखाएं, नहीं आप टैबलेट दें, नहीं मोबाइल दें। अब तो देना तो है, तो अब कितने आवर्स पे? अच्छा, देखिए जो रेकमेंडेड है ना अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्री, आप उसमें 0 to 2 years पे 0 है स्क्रीन टाइम। 0 मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बच्चे को सुलाने के लिए, खिलाने के लिए फ़ोन दे रहे हैं ना, यानी हम 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे बच्चे को फ़ोन यूज़ करवा रहे हैं, उस टाइम पे 0 रेकमेंडेड। 0 यानी देना ही नहीं है, नहीं। तो आप 2 साल तक के बच्चे को कह रही हैं। अब तो हम ये देखते हैं कि अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं जी, और बच्चे को लेके जा रहे हैं, और बच्चे का कोई चेकअप वगैरह होना है जो बेसिक होते हैं वो पूरे वेटिंग रूम में, हाँ, तो उसके अंदर जो है ना वो अब तो डॉक्टर्स ने स्क्रीन के ऊपर लगाए हुए हैं। जी। स्क्रीन लगाई हुई है, यानी आप कि बच्चा ताकि उधर देखता रहे और वो अपना चेकअप वेकअप कर लें। और अच्छा, बच्चा अगर रोने लग जाए तो माएँ जो है फौरन अपना मोबाइल खोलती है, एक मिनट रुक जा मैं वीडियो दिखाती हूँ। बिल्कुल। फिर तो ये तो वो क्या करें देखिए अपने बच्चे के साथ। अभी बच्चों की आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ रही है, स्पीच इशूज़ हैं, बच्चे बहुत लेट बोल रहे हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बच्चे का जो 0 to 2 का जो टाइम है ना, उस वक्त वो बाय रेप्लिकेशन लर्निंग कर रहे हैं। आपने अपने बच्चे को उर्दू के लिए कोई ट्यूशन दिलवाई थी 1 साल की उम्र में?
कि हम सब ने किसी ने नहीं दिलाई, सब ने लैंग्वेज सीख ली, बल्कि उर्दू इंग्लिश दोनों सीख ली। अगर किसी के घर में सिंधी पंजाबी बोलती जाती है, बच्चे ने तीसरी लैंग्वेज भी सीख ली, क्योंकि जो बच्चे का लर्निंग पैटर्न है वो होता है बाय रेप्लिकेशन। वो आपके अंदाज, आपके बिहेवियर्स, मतलब कौन सा वर्ड जो है वो बुरा बोला जा रहा है, आफ्टर 2 जो है फिर भी 1 आवर, अच्छा जी, वो भी 3 इयर्स कंट्रोल्ड हो वो भी, उसके बाद भी 1.5 आवर्स। क्योंकि असल में होता क्या है कि स्क्रीन देखना असल मसला नहीं है, वो अब बात ये कि आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, क्या आप बहुत कम अटेंशन स्पैन वाला कंटेंट देख रहे हैं, क्या आप एडिक्टिव कंटेंट देख रहे हैं, ये भी एक मसला है। दूसरी बात ये है कि जब वो स्क्रीन पे है तो जो उसका ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए था, जो उसकी लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट होनी चाहिए थी, जो उसको पेरेंट का जो कडल और जो मोहब्बत और जो कम्युनिकेशन वो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही। वहाँ पे वो सिर्फ एक पैसिव रेसिपिएंट है, वो स्क्रीन उसको कुछ दिखा रही है, टीवी स्क्रीन जो चल रहा है, और वो खामोशी से उसको देख रहे हैं, उसको ना बोलने की जरूरत है ना उसको कम्युनिकेट अच्छा, अब मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये ऐसे हैं, खाली हम स्क्रीन टाइम पे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, खाली बच्चों की एज पर ही हम 2 घंटे बात कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और एक सरसरी सी नज़र डालते हैं। बाकी मैं चाहूँगा पेरेंट्स को कि आप जो है वो सोशल मीडिया पर सर्च करें, इसकी डिटेल जितनी ले सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है फिर आगे खुद अपनी मालूमात में इजाफा करें। अच्छा, अब हम आते हैं ये कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो केसेस आ रहे हैं ज़्यादातर, वो आप लोग क्योंकि लोगों को डील करते हैं, तो वो केसेस किस तरह के आ रहे हैं। लेकिन केसेस आने से पहले एक और बड़ा मसला है कि लोग जा ही नहीं रहे आपके पास। सबसे बड़ा मसला तो ये, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यार अगर कोई मेंटल हेल्थ का इशू आता भी है ना, वो कहते हैं अगर सेक्रेटरी से पास जाएंगे वो तो भाई वो नींद की सोने की दवाएं दे देंगे। खातून सोचती होंगी तो घर में इतने काम करने हैं, बच्चों को संभालना है, मैं क्या पूरे दिन सोती रहूँगी दवा खाने के बाद। थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, अब लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग अच्छा फिर अब कैसे कहाँ जाएं, किधर जाएं। तो ये लोग आ क्यों नहीं रहे साइकियाट्रिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास, ये बताओ पहले। अच्छा, मैं 3 रीजंस आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो है ना, वो हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। अगर हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि ये मेंटल हेल्थ के ज़ुमरे में आती है ये चीज़, और मैं कुछ इंटरवेंशन करूँगा तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। तो पहले अवेयरनेस ही नहीं है तो ज़ाहिर है वो कोई एक्शन नहीं लेते। दूसरी चीज़ आती है टैबू है। अगर बात करेंगे, मैं आपके साथ बैठी हूँ, आपको बताऊँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है रिजवान साहब, तो क्या होगा कि अगला बंदा दूसरी जगह पे वो जिक्र कर देगा या जज करेगा कि अच्छा आपका दिमाग सही नहीं है। इस तरह के लोग जजमेंट पास कर देते हैं। तो क्या होता है कि लोग डरते हैं बताने में कि मुझे कोई इशू हो रहा है, तो वो टैबू टॉपिक है, बात नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर को तो बताना चाहिए ना, डॉक्टर से तो पर्दा नहीं है। असल में वो अगर डॉक्टर का पूछे ना, मुझे आपसे पूछे किस डॉक्टर के पास जाऊँ, तो आपको बताना पड़ेगा ना मुझे। तो वो घर में बात ही नहीं हो पाती कि अगर मैं हस्बैंड बीवी को बताएगा, बीवी हस्बैंड को बताएगी, किसी को कहेंगे तो जजमेंट बहुत ज्यादा होगी, तो किसी को बता नहीं पाते। दोस्तों से भी जिक्र नहीं कर पाते कि जजमेंट होगी, मजाक उड़ जाएगा, लेबल हो जाएंगे हम, तो वहाँ नहीं होता। तीसरी बात, अगर वो पहुंच गए, पता चल गया, अवेयरनेस भी है, टैबू भी नहीं है, फैमिली भी सपोर्टिव है, और वो अब पहुंच गए किसी थेरेपिस्ट के पास, तो इट्स एन एक्सपेंसिव सर्विस। तो अगर आप 1 घंटे की थेरेपी लेते हैं तो इट्स एन एक्सपेंसिव सर्विस, मतलब 2000-3000 से लेके 15-20 हज़ार पर आवर तक। अच्छा जी, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ थेरेपिस्ट। तो अब जो है, अगर आप समझे कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता है, गवर्नमेंट दौर में नहीं जी, अभी वहाँ इतनी अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है। आप बताएं जुनैद, आप फरमाएं। तो ये चौथी चीज़ भी एक मेरे मुताबिक जो है वो है सीरियसनेस। अगर ऐसी जगह भी है ना जहाँ तक एक्सेस भी हो गया, पता भी चल गया, आइडेंटिफाई भी हो गया, लेकिन सीरियस नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अगर जिस्मानी आर्जा है ना, कोई आपको बुखार हो गया, नज़ला खांसी हो गई, तो वो तो दिखाई दे रहा है ना कि आप बीमार हैं, लेकिन ज़हनी आर्जा तो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा लगता है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। तो मैं तो सीरियस ही नहीं ले रहा। तो मैं आपकी फैमिली का मेंबर हूँ, तो मुझे लगेगा कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में मुझे बता भी रहे हैं और मैं इतनी अवेयर फैमिली से हूँ, तब भी मुझे सीरियसनेस नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी आपको मैं एक यूज़ केस बताऊँ, मेरा एक बहुत शुरू की प्रैक्टिस के टाइम का एक पेशेंट था और वो सुसाइडल था, उसने अटेम्प्ट की हुई थी, और जब वो मेरे पास आया तो उसकी फैमिली का कुछ फैमिली डिसऑर्डर था, और उसको मैंने अप्रोच किया उनकी फैमिली को कि अगर फैमिली के
साथ कोऑर्डिनेशन में लेके हम इस केस की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम डायरेक्शन में जा सकते हैं। कोविड का टाइम था, बहुत मुश्किल से उनकी सिस्टर को मैंने एक्सेस किया और उनको मैंने बताया कि आपके भाई का ये प्रॉब्लम है और वो मेरे पास थेरेपी के लिए आए हैं, तो आप एक दफ़ा मुझसे मुलाकात कर लीजिए ताकि हम ज़रा फैमिली का जो पैटर्न है उसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो उनकी बहन ने मुझे जो एक्सक्यूज़ दिया, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आप 12 बजे बुला रहे हैं तो 12 बजे तो मुझे घर पे खाना पकाना होता है, बच्चों के भी स्कूल से आने का टाइम हो जाता है और मैं रहती भी जॉइंट फैमिली के अंदर हूँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए निकलना। तो मैंने कहा अगर इतना मुश्किल है और कल को आपको ये बताया जाए कि आपके भाई ने एक और दफ़ा अटैम्प्ट कर ली है और उसका खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया, तो फिर आप ये तो एक्सक्यूज़ इनफ नहीं होगा ना कि क्योंकि आपने 12 बजे खाना पकाना था तो आप नहीं आ सकी। कितनी नॉन सीरियसनेस है। तो हमारे पास चौथा एक इशू ये भी है कि हम बहुत नॉन सीरियस लेते हैं, नॉन सीरियसली ले रहे होते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को। हमें लगता है कि एक लेबल लोगों ने बना लिया कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, बस अटेंशन सीकिंग। आप बताएं क्या वजह है, क्यों नहीं जाते लोग अपना, यानी इसको सीरियस नहीं लेते या कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा? अगर देखा जाए, इफ़ आई टॉक अबाउट यूथ, मैं क्योंकि पर्टिकुलरली उस डोमेन में काम कर रही हूँ, तो बच्चों की बातों को तो हमारे यहाँ सीरियस नहीं लिया जाता है, ठीक है। वो यही समझा जाता है कि ड्रामे कर रहे हैं, अटेंशन सीकिंग है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो कुछ अजीब सी इस तरह की बातें आती हैं। दैट इज़ ट्रू कि अवेयरनेस नहीं है। और जबकि अगर देखा जाए ना कि इट इज़ सो नेसेसरी कि मेंटल हेल्थ पे बात की जाए, बच्चे बात करते हुए भी डरते हैं। अभी मैं एक सेशन लेकर आ रही हूँ और मैंने बच्चों से पूछा इफ़ यू टॉक विद योर पेरेंट्स अबाउट मेंटल हेल्थ तो उनका क्या रिएक्शन आएगा। सो इट वाज वेरी इंटरेक्टिव और उन्होंने कहा कि हमें तो ये सीरियस ही नहीं लेंगे। और ये मैं अपना ही नहीं बता रही, उन बच्चों के रियल टाइम आंसर्स बता रही हूँ कि वो कहेंगे हाँ ये मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रही हो, रात में देर तक जागते हो, तो दिस इज़ द लेवल ऑफ नॉन सीरियसनेस। मुझे पेरेंट्स के हवाले से फील होता है कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली हैं अपने बच्चों के साथ, वो ज़्यादा बच्चों को अपने परों में रखा हुआ है उन्होंने। बच्चे भी कम हैं अब अगर देखा जाए। एक वक्त था कि 12 बच्चे नॉर्मल होते थे, 10 बच्चे होते थे, पता ही नहीं कौन कहाँ है किधर है। फिर बाप का ऐसा वो रोब होता था कि जनाब घर में दाखिल हुआ तो कोई विलन आ गया। तो आज तो ऐसा नहीं, आज तो बाप माँ जो है तो अब ज़्यादा फ्रेंडली है। इसमें मैं आपको बताऊं, ये जनरेशनल जो हमारे पास गैप्स है ना, बेबी बूमर, जनरेशन वाई, जी, अल्फा, ये जो आ रहे हैं ना, सो इफ वी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, हमारे पास जो जेनजी आ रही है उनके जो पेरेंट्स है ना वो उस माहौल में रहे हैं जहाँ पे बाप का रोब था, ठीक है। सो नाउ व्हाट दे डू, पेरेंट्स तो फ्रेंडली होना तो अच्छी बात है। हाँ, तो पेरेंट्स आई कि ये है कि वो समझते हैं कि हम रोब में रहे हैं ना तो हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। हाउएवर दे आर एक्चुअली गिविंग देम अ लॉट ऑफ स्पेस जहाँ पे रोकना भी चाहिए। सही, यहाँ पे पेरेंटल गाइडलाइन बहुत ज़रूरी आती है। हमें क्योंकि बचपन में मोबाइल नहीं मिला था इसलिए हम अपने बच्चों को देंगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। उस टाइम पे एक तो मोबाइल था नहीं, पहली चीज़। जिस टाइम पे आया तो एक्सेस जो मोबाइल का था वो बहुत लिमिटेड था। अब आप जब यही कंट्रोल नहीं पा रहे, देयर आर पेरेंटल गाइडलाइंस, पीपल डू नॉट नो अबाउट इट। जब आपको पता ही नहीं है आपका बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, क्या देख रहा है, पॉपअप एड्स इस तरीके के आते हैं, कुछ फ्लैश इमेजेस आती हैं इस तरीके की, यू डोंट नो व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। तो ये भी एक, अब ये सोचे कि हाँ पेरेंट फ्रेंडली हैं, दैट डजंट मीन कि आप उनको हर चीज़ का एक्सेस दे दें। आपने फिर भी नजर रखनी है, यू हैव टू बी अवेयर। कि ये एड्रेस का भी बड़ा इशू आता है कि अगर कोई घर में इशू आ रहा है और हम फील कर रहे हैं, यानी फैमिली मेम्बर फील कर रहे हैं कि जनाब ये मेरे भाई को या बेटे को या बहन को किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ रब्ता करें, किससे रब्ता करें? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थेरेपिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो फैमिली डॉक्टर है ना वो आइडेंटिफाई कर लेगा इस चीज़ को। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है और उसकी दवा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर ठीक नहीं हो रहे और कोई और भी चीज़ हो रही है तो आपका फैमिली डॉक्टर आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके बता देगा। फिर उसमें एक चीज़ ये होती है कि आप जब आप उसके साथ बैठ के इसको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी को भी आइडेंटिफाई करवा लें कि ये कितना बड़ा मसला है। अगर ये कोई नॉन क्लिनिकल डिसऑर्डर है और बिल्कुल बेजरर सा है तो हो सकता है वो टॉकिंग थेरेपी से ही हल हो सकता है। और टॉकिंग थेरेपी के अंदर आपके अपने घर का एनवायरनमेंट को दुरुस्त कर लेना भी काफ़ी हो जाता है। अगर वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है और मॉडरेट लेवल तक जा रहा है तो फिर आपको थेरेपिस्ट के पास जाना है। और थेरेपिस्ट का आपको एक्सेस बहुत आसान है, अब तो जैसे सोच मैटर्स है और भी जगह हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अपने शहर का नाम डालेंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। और इनफैक्ट तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको उनकी रेटिंग वगैरह भी बता देंगे। तो नहीं है कि जनाब जैसे वो जाली पीर फकीर जो है वो इस तरह इसके अंदर थेरेपिस्ट भी चल दिया है। बिल्कुल होते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए इसकी आसानी भी मौजूद है कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो उनकी रेटिंग्स वगैरह भी आपको बता देंगे। तो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वैसे भी आपको रिव्यूज मिल जाते हैं। अच्छा, अगर आपका वो मॉडरेट की बजाय कोई बहुत सिवियर लेवल का केस है और कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर है, उसको हम आम जबान के अंदर ही अगर समझा जाए इसको, तो वो क्लिनिकल डिसऑर्डर जो है फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाके हल होगा और इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी आपका फैमिली डॉक्टर कर सकता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में साइकियाट्रिस्ट के पूरे सेंटर्स होते हैं, उनके अलग हॉस्पिटल्स होते हैं
और अगर कोई ज़्यादा मुश्किल के अंदर आ जाए तो उसमें बकाया तौर पर उनको एडमिट किया जाता है, रखा जाता है। जी, तो यहाँ ये ऐसी फैसिलिटी यहाँ भी जी मौजूद है। बिल्कुल यहाँ मौजूद है। नफ्सियाती अस्पताल इसको कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप समझे हमारे यहाँ आम ज़बान में इसको पागल खाना कहा जाता है, इस वजह से वो लोग वहाँ नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है नफ्सियाती अस्पताल में जाके बंदा और नफ्सियाती हो जाए। जी, हो भी सकता है। ये भी तो होता है ना, लोग इसलिए बचते हैं कि यार मैं साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊंगा और ही फंस जाऊंगा। जी, असल में मुश्किल होता में तो आ जाएगा। इसलिए है कि आप क्योंकि आप अगर नॉर्मल लोगों से हट के कोई लाइफ गुजारना शुरू कर दें तो और मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल जी, तो नॉर्मल लोगों से हट के नहीं ज़िंदगी गुजार रहे होते। यानी असल में जो आपका ट्रॉमा अगर आप होता है फैमिली में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी, फैमिली में ही वो तो बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जब आपको एडमिट किया जाता है ना, तो वो दे आर नॉट मतलब जब आप डिसफंक्शनल हो जाए, सेल्फ हार्म ऐसा करने लगे कि अब लोग कर रहे होते हैं अपने आप को काट रहे होते हैं या दूसरे लोगों को हार्म पहुंचा, जैसे आपने कहा। अच्छा चलिए, ये स्टोरीज हम सुनना चाहेंगे कि केसेस क्या आते हैं ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में आजकल, किस तरह की केसेस हैं और क्यों खुदकुशी तक लोग पहुंच जाते हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। एक प्रोग्राम हमारे लोग इस चीज़ का शिकार देखिए, 3 चीज़ें हैं। एक तो जो हम सबसे पहले काम करते हैं उन लोगों के ऊपर जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, तो उनको बताते हैं ऐसा नहीं करना। अब जिन्होंने कर दिया है और ऐसा हो गया है तो उनको हम कहते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको खत्म करें। तो पहला स्टेप इसका ये होता है कि आप स्क्रीन तो सामने से हटा दें। आप सबसे पहले उनको उसको साउंड दे दें वही वाला, लेकिन स्क्रीन बंद कर दें।